एक्ट 27 हिंदी अध्याय 136 अध्याय 110 घोर पागलपन क्रोध में जानवर राजा को कुचलना। जब लाल बिजली पूरे अखाड़े में चमकी तो दर्शकों की सभी निगाहें उस पर टिक गईं। कई वीआईपी अतिथि जो बैठे हुए थे वे भी खड़े हो गए। दरार 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 अस्थि कारागार का निर्माण और विघटन जारी रहा। अब वह जियाउबाई के कदमों को नहीं रोक सकता था। इसकी गति अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी। एक अवशिष्ट छाया, दो अवशिष्ट छायाएं, तीन अवशिष्ट छायाएं, अभी भी और ली गुवान को विश्वास नहीं हुआ। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के अवशिष्ट छायाओं के लिए दिव्य ज्ञान क्षेत्र का रिकॉर्ड न था, लेकिन केवल महान सफलता वाला एक प्लोवहॉर्न जानवर ही इसे हासिल कर सकता था। अब जियाउबाई जो अभी 17वें स्तर पर है, क्या वह संभवतः एक सांस में 5 बैलों के बराबर हमला कर सकता है? हालांकि 5वीं अवशिष्ट छाया प्रकट नहीं हुई, वह सिर्फ एक प्रेत थी, लेकिन ये काफी भयावह था। ली गुवान को एक बुरा पूर्वाभास था। अंत में सभी की गवाही के साथ जियाउबाई ने बोन आर्मर बुल के साथ जोरदार टक्कर ली। ट्रैक ट्रैक पहली ध्वनि सींग और हड्डी के कवच के टकराने की थी, दूसरी ध्वनि हड्डी के कवच के टूटने की थी। अस्थि कवच बैल का पूर्ण अस्थि क्षेत्र वास्तव में दुर्जय था, जो रक्षा करने और आक्रमण करने में सक्षम था, और इसका दूसरा गुण घातक अस्थि कवच तेजी से बना, जिसने पूरे अस्थि कवच बैल को घेर लिया। हालांकि जियाउबाई के एक सांस में 4.5 बैल के प्रभाव से हड्डी का कवच तुरंत टूट गया और जमीन पर स्थित पूर्ण हड्डी का क्षेत्र एक पल में गायब हो गया। अस्थि कवच बैल उड़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ धूल का एक बादल उठ गया। गल्प कई दर्शकों ने अपनी लार निगल ली। हिंसा, सचमुच हिंसक, पूर्ण अस्थि क्षेत्र में फंस जाना, फिर भी बलपूर्वक मुक्त हो जाना। एक बर्बर रक्तवंश से उन्हें यही उम्मीद थी। ये खत्म हो गया, ठीक है। कई लोगों ने हाथ उठाकर जयकारे लगाए। ऊपर के 4 रेफरियों ने भी दूर से जांच की और पाया कि बोन आर्मर बुल लड़खड़ाते हुए उठ रहा था। घातक अस्थि कवच वास्तव में दुर्जय था, वास्तव में इसका सामना करने में सक्षम था। हालांकि इसकी चोटें भी भयानक थीं। लेकिन इस समय ली जुक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, ये जीत अंततः मेरी है। अन्य लोग दंग रह गए और सोचने लगे कि क्या ली जुक्सियाओ पागल हो गया है। लेकिन तेज तर्रार रेफरी ने बोन आर्मर बुल को घूरते हुए कहा, स्तर ऊपर। ये सुनकर सभी ने एक साथ देखा और देखा कि अस्थि कवच बैल स्तर 20 पर पहुंच गया था। ये खत्म हो गया, हमें जीतना था। इसमें वास्तव में कोई मदद नहीं की जा सकती, जब तक कि प्लोवहॉर्न जानवर भी स्तर ऊपर नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हैं, ये तो बस स्तर ऊपर हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक जानवर राजा वंश है, जो वास्तव में दुर्जय है। ये सूचना भीड़ में फटने वाले एक भारी बम की तरह थी। स्तर 20 विकास बिंदु है, हालांकि यह मौके पर विकसित नहीं हो सकता है। शक्ति और पुनर्प्राप्ति में वृद्धि भयानक है। आखिरकार स्पिरिट बीस्ट्स के लिए हर 10 स्तर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो इस समय अस्थि कवच बैल ने जियाउबाई को उत्साह से देखा, उसकी पुतलियां उग्र क्रोध से भर गईं। छोटे प्लोहॉर्न जानवर ने वास्तव में जानवर राजा रक्त रेखा वाले को इस स्थिति में मजबूर किया। यदि यह मौके पर ही नहीं टूट जाता तो आज ये सचमुच हार जाता। इसलिए ली जुक्सियाओ ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने तुरंत आदेश जारी करते हुए कहा, बोन आर्मर बुल, इस मैच को समाप्त करने के लिए एब्सोल्यूट बोन रियल्म का उपयोग करें। अस्थि कवच बैल ने गुस्से से दहाड़ लगाए और एक बार फिर कौशल को सक्रिय कर दिया। पूर्ण अस्थि क्षेत्र ... इस समय एक ठंडी लहर छा गई। जियाउबाई, जिसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, ने नीचे बन रहे अस्थि क्षेत्र को देखा। वह असहाय महसूस कर रही थी। खोने वाला हूं, इस तरह एक दया, बस थोड़ा सा छोटा। काश मैं भी इसमें सफल हो पाता। इस बार बीस्टमास्टर की जीत सुनिश्चित करने में असमर्थ होने पर लिटिल फॉक्स का आधा पैसा खो जाएगा। जियाउबाई को पता था कि वह स्थिति को मोड़ने में असमर्थ है। नीचे अस्थि कारागार एक बार फिर सघन हो गया और जियाउबाई को कसकर जकड़ लिया। जियाउबाई के कई समर्थकों ने अपनी आंखें ढक ली, वे ये दृश्य देखने को तैयार नहीं थे। हलवाहे जानवर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे हारना पड़ा। मुख्य रेफरी ने भी लिन चेन की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि लिन चेन स्वेच्छा से हार मान लेगा, जिससे जियाउबाई को अस्थि क्षेत्र से होने वाली पीड़ा से बचाया जा सकेगा। किसने सोचा होगा, लिन चेन वहीं खड़ा था और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, जियाउबाई, उस चाल का उपयोग करो। जियाउबाई दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि लिन चेन का क्या मतलब था।
लिन चेन चाहता था कि यह बर्बर रक्त रेखा के दूसरे चरण में प्रवेश करे, लेकिन ऐसा करने से वह पूरी तरह से नियंत्रण खो देगा और मित्र तथा शत्रु में अंतर नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लिन चेन ने मन संचार के साथ सांत्वना दी। जाओ जियाओबाई, सबको दिखा दो कि तुम सच्चे बैल राजा हो। यहां तक कि इसके जानवर राजा रक्त रेखा के साथ भी ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जियाओबाई की आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं रही। किन शाओसाओ की मदद से लिन चेन ने अब स्टॉप तकनीक में भी महारत हासिल कर ली, इसलिए इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर डरने की क्या बात है? जब कोई रास्ता ना हो तो पूरी ताकत से लड़ो। बस प्रार्थना करें कि मैड बुल मोड में भी ये बोन आर्मर बुल पर सटीक निशाना लगा सके। जियाओबाई ने अंततः अपने शरीर के भीतर आभा को दबाना बंद कर दिया। थम्प थम्प, उसके दिल की तेज धड़कन के साथ ही जियाओबाई के मन में वह परिचित अनुभूति फिर से उभर आए। उसे इस बेकाबू भावना से नफरत थी, लेकिन आज उसे यह शक्ति उधार लेने की जरूरत है। लिन चेन ने चुपचाप जियाओबाई के परिवर्तन को महसूस किया और उत्साह से चिल्लाया, इसे अब और मत दबाओ। सारा दर्शक स्तब्ध रह गया। क्या इसमें और भी कुछ है? बाई जियाजिया और भी अधिक अचंभित थी। उसने लिन चेन से पहले भी पूछा था, कोई गुप्त चाल नहीं है? ये हो सकता है। उसी समय गाय की रंभाने की आवाज गूंजी। मुंह मन में अब और दमन न होने के कारण जियाओबाई एक बार फिर लाल बिजली में बदल गई। ये बर्बर रक्तरेखा को पुनः कैसे सक्रिय कर सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। क्या ये भी हो सकता है कि यह टूट गया हो? नहीं, ये बर्बर रक्तरेखा अलग है, इसकी आंखें देखो। तेज तर्रार दर्शकों ने देखा कि जियाओबाई की पुतलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसका रंग और भी अधिक रक्त लाल था। महारत का स्तर, किसी ने उनकी लार निगल ली। ली जुक्सियाओ और बोन आर्मर बुल अचानक हुई घटनाओं से हैरान थे। उन्होंने लगभग एक साथ जियाओबाई की स्थिति को देखा। इस समय जियाओबाई ने पहले ही बिजली की तरह हमला कर दिया था। लिन चेन ने जियाओबाई की दिशा को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने सही दांव लगाया था। पूर्ण अस्थि क्षेत्र के अंतर्गत मैड बुल मोड में जियाओबाई संभवतः पहुंचाई गई क्षति के आधार पर अपना लक्ष्य चुनेगा। ये तो पार्श्विक आत्मसुरक्षा प्रवृत्ति है। ... दूसरे चरण में जियाओबाई ने लगभग तुरंत ही एक सांस में 4 बैलों की गति प्राप्त कर ली। अस्थि कवच बैल पूरी तरह से घबरा गया और घातक अस्थि कवच उत्पन्न करने के लिए पुनः पूर्ण अस्थि क्षेत्र का उपयोग करने का प्रयास करने लगा। हालांकि जियाओबाई इसे मौका कैसे दे सकती थी? स्टॉम्प। जमीन पर भारी कदमों से कदम रखते हुए एक उत्तम आत्मा शांतिदायक खुर ने आक्रमण किया। बूम! अस्थि कवच बैल के सिर के ऊपर तुरंत एक विस्फोट हुआ, जिससे संपूर्ण अस्थि क्षेत्र बलपूर्वक टूट गया। ली जुक्सियाओ और बोन आर्मर बुल को कुछ अशुभ होने का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने उससे भी अधिक भयानक दृश्य देखा। एक ही सांस में 5 बैल। ये गति बिजली के समान थी जो आगे बढ़ी। बर्बर रक्तरेखा के दूसरे चरण की वृद्धि के साथ जियाओबाई एक सांस में 5 बैल का उपयोग कर सकता था। ली जुक्सियाओ को यह एहसास हुआ कि यह जीत खोने के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन खोना। अस्थि कवच बैल ने जल्दी से अपना कंकाल भारी कवच तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे पूरा किया, बिजली उस पर गिर चुकी थी। स्नैप! दरार! भारी कंकाल भारी कवच के टूटने की आवाज। एक सांस में 5 बैल की गति टूटे हुए कवच के कारण बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और अस्थि कवच बैल का रूप हवा में उछाल दिया गया, लगभग उड़ जाने वाला। सौभाग्य से इस समय मुख्य रेफरी का स्पिरिट बीस्ट आ गया, जिसने सीधे बोन आर्मर बुल को बचा लिया। मैं घोषणा करता हूं। परिणाम स्पष्ट था, लेकिन उस समय जियाओबाई पागल हो गया, मुख्य रेफरी के स्पिरिट बीस्ट को बुरी तरह से देखते हुए, दहाड़ते हुए और फिर हमला करने का प्रयास किया। नहीं, रेफरी भी नहीं। वास्तव में मैड बुल ब्लडलाइन के योग्य। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय सभी दर्शक उत्साहित थे, मानो उन्हें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया हो। शिखर का विजेता, सच्चा बैल राजा। मुख्य रेफरी भी अवाक रह गए। प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता करने के अपने 30 वर्षों में उन्होंने पहली बार किसी प्रतियोगी को रेफरी पर हमला करते देखा था। वह आत्मा जानवर को दबाने और प्रतिक्रिया देने का इरादा रखता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे चोट न पहुंचे, लेकिन लिन चेन ने जल्दी से चिल्लाया, रुको। जियाओबाई, जो अभी भी हमला करने की कोशिश कर रही थी, ने यह आवाज सुनी, जिससे किन शाओसाओ द्वारा छोड़ी गई मानसिक छाप सक्रिय हो गई। जियाओबाई की पुतलियां धीरे धीरे अपना रक्तिम रंग खो बैठी और अंततः जमीन पर गिर पड़ी। इस क्षण पूरा क्षेत्र शांत हो गया।
लिन चेन जल्दी से दौड़कर आया और अगले ही पल पूरा स्थल उत्साहपूर्ण तालियों से गूंज उठा। मुख्य रेफरी भी दूसरी बार घोषणा करने के लिए तैयार था, अप्रत्याशित रूप से लिन चेन के जादू से बाधित। क्या हम घोषणा करने से पहले उसके जागने तक इंतजार कर सकते हैं? मैं चाहता हूं। लिन चेन ने जियाओबाई की ओर आशा भरी नजरों से देखा, जैसा कि छोटी लोमड़ी ने भी किया। मुख्य रेफरी ने लिन चेन को कठिनाई में देखा, अंततः अपना सिर मुख्य सीट पर जूहे की ओर घुमाया। उम्मीद नहीं की थी कि दर्शक जोर से जयकार करना शुरू कर देंगे। इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए, इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। शोरगुल के बीच मुख्य रेफरी ने अंततः सिर हिलाकर सहमति जताई और लिन चेन के व्यवहार की सराहना की। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा नायक स्वाभाविक रूप से स्पिरिट बीस्ट ही है। यदि आत्मिक पशु इस सारे सम्मान का आनंद नहीं उठा सकता, तो यह आत्मिक पशु के प्रति बहुत अन्याय है। धन्यवाद। लिन चेन ने अपने हाथ जोड़े और जल्दी से छोटी लोमड़ी के साथ जियाओबाई के पास दौड़ा। जियाओबाई गहरी नींद में सो रही थी, अभी भी उसके मुंह से लार टपक रही थी। लिन चेन ने सोचा, ये भूखा होगा। ये सोचकर उसने जल्दी से उसके सींग को छू लिया। ... अस्थि कवच बैल, उन्नत आत्मा परिवर्तन जानवर राजा, प्रमुख वंश, अस्थि कवच बैल 42.4%, नीदर कॉपस बैल 20%, छिपी हुई रक्तरेखा 23.56%, प्रदूषित रक्तरेखा 14.04%। आशा के अनुसार जानवर राजा की छिपी हुई रक्त रेखा वास्तव में बहुत अधिक है। लिन चेन को याद आया कि अब तक एकत्रित सभी रक्त रेखाओं में से केवल 2 ही 20 से अधिक थीं, जिनमें से पहली थी शव क्षयकारी पशु राजा रक्त रेखा। लिन चेन ने बड़ी संतुष्टि के साथ इसे बचा लिया और पास में ही चुपचाप इंतजार कर रहा था। और अप्रत्याशित रूप से आसपास के दर्शकों में से कोई भी वहां से नहीं गया, वे सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। ये भयानक है। यही असली मैड बुल ब्लडलाइन है। ठीक है, जब वास्तविक हिंसक सौंदर्यशास्त्र का सामना होता है तो एब्सोल्यूट बोन रियल्म पूरी तरह से बेकार है। बैल स्वाभाविक रूप से मनमौजी राजा होते हैं, बस करो, इन सब दिखावटी चीजों की क्या जरूरत है। उन्होंने उस समय के दृश्य को याद किया और आज भी वे सिहर उठे। लेकिन ली ज्यूक्सियाओ के चेहरे के भाव को पढ़ना असंभव था, उनमें खुशी या दुख का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। यदि जियाओबाई की सफलता अस्थायी थी तो ये ठीक है, लेकिन अगर जियाओबाई के पास हमेशा से यह शक्ति थी तो क्या इसका मतलब यह है कि जियाओबाई शुरू से ही अपनी ताकत छिपा रही थी? ली ज्यूक्सियाओ को जवाब नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि वह हार गया है। उनकी हार का मतलब ली परिवार की हार भी था। हालांकि वान परिवार को भी अपनी राह नहीं मिली। इसका अंतिम लाभार्थी दिव्य फॉक्स रूइन सिटी का ये बीस्ट मास्टर था। ली ज्यूक्सियाओ बोन आर्मर बुल के पास पहुंचे। मुख्य रेफरी द्वारा बचाए जाने के बाद भी वे बेहोश थे। बिना रुके उसने अस्थि कवच बैल को इकट्ठा किया और सीधे वहां से चला गया। उसके जैसे गर्व की भावना रखने वाले व्यक्ति के लिए वह खुद को ऐसी हार की स्थिति को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे सकता था। यद्यपि वे अक्सर प्रत्यक्ष वंश के शिष्यों से कहा करते थे कि हानि तो हानि ही होती है, अब जाकर ही वह सचमुच में हार की कड़वाहट और अनिच्छा का अनुभव कर सका। दुर्भाग्यवश स्वभाव को बदलना कठिन काम है। ली ज्यूक्सियाओ के जाने के साथ ही ली गुवान भी जल्दी ही चले गए और ली परिवार के अन्य सदस्य भी चले गए। ली क्यूक्यू सबसे अंत में वहां से जाने वाली थी। वह ली परिवार के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित थी तथा ये भी जानती थी कि लौटने पर उन्हें संभवतः बड़ी गलती के लिए चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि वह वही थी जिसने पूर्ण अस्थि क्षेत्र के अस्तित्व को उजागर किया था। हालांकि अभी ली क्यूक्यू इस बारे में नहीं सोच रहा था। वह आश्चर्यचकित थी कि लिन चेन ने वास्तव में ली ज्यूक्सियाओ को हरा दिया और बिना किसी अवसरवादी चाल के, बल्कि हिंसक सौंदर्यशास्त्र के साथ पूर्ण और चरम प्रभुत्व। लगता है भाग्य वास्तव में स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है। ली क्यूक्यू ने सोती हुई जियाओबाई को देखा और अंदर से अधिक दृढ़ महसूस कर रहा था। ... ये प्रतीक्षा 1 घंटे से अधिक समय तक चली। यद्यपि दर्शकों का एक छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे चला गया, लेकिन अधिकांश वहीं रुक गए। लिन चेन ने विचार किया और फिर मुख्य रेफरी से कहा, 10 मिनट और प्रतीक्षा करें, यदि यह नहीं उठता है तो घोषणा करें। अंदर ही अंदर लिन चेन को सचमुच उम्मीद थी कि जियाओबाई गौरव के इस पल का आनंद ले सकेगी, लेकिन वह ये भी समझते थे कि वह दूसरों के लिए चीजें मुश्किल नहीं बना सकते। ठीक है, मुख्य रेफरी ने अधीरता न दिखाते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि हर किसी की धैर्य की एक सीमा होती है।
जैसे ही मुख्य रेफरी ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, लगता है ये जाग रहा है। लिन चेन और मुख्य रेफरी ने देखा कि जियाओ बाई अपनी आंखें खोल रही थी, उलझन में। मैं कौन हूं? ये कहाँ है? अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि अचानक पहाड़ हिला देने वाली गर्जना हुई। हलसीन जानवर, प्लूहॉन जानवर। जियाओ बाई तुरंत पूरी तरह से जाग गया और लिन चेन उसके पास आया, धीरे से उसके बैल के सिर को थपथपाया। जियाओ बाई ने दर्शकों के जवाब में दहाड़ लगाए और इस समय मुख्य रेफरी ने जोर से घोषणा की, मैं घोषणा करता हूं, पहले काओकिंग टूर्नामेंट ग्रैंड फाइनल का विजेता है लिन चेन और उसका हलवाहा जानवर। उन्हें बधाई। कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरते हुए उन्होंने अंतिम चैंपियनशिप जीत ली। इस समय ये निस्संदेह सच्चा गाय राजा है। ध्वनि के साथ जयकार और उत्साह कानफोड़ू हो गया। हर कोई लिन चेन और शियाओबाई के नाम चिल्लाते हुए पागल हो गया, भावनात्मक मूल्य के चरम पर पहुंच गया। दर्शकों के अत्यधिक उत्साह के कारण घोषणा के बाद लिन चेन ने कर्मचारियों की सुरक्षा में ताइन यू संस्थान के बैकस्टेज में प्रवेश किया, जहां जू हे, जू यूजिन और जियांग यू सभी उनका इंतजार कर रहे थे। बधाई हो लिन। जू यूजिन को बहुत आश्चर्य हुआ। इस लड़ाई के बाद जू यूजिन को लगा कि वह हलसीन वाले जानवर के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है और उसे इसके बारे में और अधिक गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। करने वाला चैंपियन, सच्चा बैल राजा, भाग 2। जियांग यू ने सोचा, हल सींग वाले जानवर की क्षमता वास्तव में बहुत अधिक है और हल सींग वाले जानवर को न छोड़ना सही निर्णय था। लिन चेन ने उनकी बधाई स्वीकार की और एक एक करके अपने हाथ जोड़े। झू हे ने अंततः हंसते हुए कहा, बैल राजा का हृदय तैयार है। क्या आप इसे स्वयं लेना चाहेंगे या मैं किसी को आपके पास भेज दूं? मैं कुछ दिनों में इसे लेने आऊंगा। लिन चेन ने अपने हाथों को कप के आकार में किया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लिन चेन जाने के लिए तैयार हुआ, तभी उसने देखा कि किन हाओ और अन्य लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे और उत्सुकता से कह रहे थे, हम लिन चेन के दोस्त हैं, हमें अंदर आने दो। उन्होंने भी यही कहा। सचमुच किन हाओ और तीनों बेहद चिंतित थे। वे स्वाभाविक रूप से लिन चेन को बधाई देने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। लिन चेन जल्दी से वहां चले गए, जिससे कर्मचारियों को अपवाद बनाने का मौका मिला और किन हाओ और अन्य लोग अंदर जाने में सक्षम हो गए। जियाओबाई, तुम अद्भुत हो, तुम जानवर राजा के शावक को भी बेरहमी से पीट सकती हो। ठीक है, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तीनों बेहद उत्साहित थे, एक के बाद एक बातें कर रहे थे। जियाओबाई मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। क्या हुआ? बाई जियाजिया ने एक लड़की की तरह अधिक ध्यान से पूछा। किन हाओ ने उसके गाय के सिर की ओर देखा और कहा, और क्या ये नहाना चाहता है? सब लोग जोर से हंस पड़े। जियाओबाई ने अपने गाय जैसे होंठ फुला लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या मजाक था। क्या स्वच्छ रहने की चाहत सामान्य बात नहीं है? उस शाम उन्होंने एक दावत का आयोजन किया। लिन चेन कंजूस इंसान नहीं था, खासकर कैसीनो में बहुत कुछ जीतने के बाद। उसे सबसे ज्यादा लोकप्रियता और सर्वश्रेष्ठ कौशल का पुरस्कार जीतने की भी उम्मीद थी। तो वह एक बार उदार हो सकता है। हमने बाद में 20,000 भी जोड़े, लेकिन अब दांव उतने ज्यादा नहीं थे। किन हाओ खुश था। उसने पहले लिन चेन पर 1:20 के दांव के साथ 5,000 का दांव लगाया था। अतिरिक्त दांव के साथ किन हाओ 1 लाख से ज्यादा कमा सकता था। बाई जियाजिया की बात करें तो वह सचमुच मालामाल हो गई। पूर्व कप्तान के साथ दोस्ती के लिए उसने लिन चेन का पूरा साथ दिया और 20,000 का दांव लगाकर 4 लाख कमा लिए। सबसे दुर्भाग्यशाली कई युवांजी थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, लेकिन वह भी मुश्किल से ही बराबर हो पाए। इससे पता चलता है कि वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। बाई जियाजिया ने एक बुजुर्ग की तरह भाषण दिया। भोजन समाप्त करने के बाद लिन चेन बिल चुकाने गया, लेकिन रेस्तरां मालिक ने यह देखकर कि वह लिन चेन था, बिल माफ कर दिया। घर लौटते हुए उसने झू हे को इंतजार करते पाया। लिन चेन कहना चाहता था कि यह तय हुआ था कि वह इसे बाद में ले जाएगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके बगल में बैठा है, जिसका व्यवहार व्यावसायिक है। थोड़ा सा बियर पेट। ओह, हमारा चैंपियन वापस आ गया है। झू ही के परिचय देते ही वह आदमी तेजी से उठते हुए बोला, लिन, मैं तुम्हें मिलवाता हूं। मैं जिन डालिन हूं, ब्लैक माउंटेन सिटी की सबसे बड़ी बीस्ट सेल शॉप, सुपीरियर बीस्ट पेट शॉप का मालिक। जिन डालिन ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर अपने हाथों को कप में भर लिया। लिन चेन ने भी वैसा ही किया।
किन हाओ और अन्य लोगों ने माफी मांगी और थोड़ी बातचीत के बाद झू हे ने कहा, मैं आपको बात करने के लिए छोड़ देता हूँ, मैं बाहर इंतजार करूंगा। धन्यवाद डीन झू, जिन डालिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। झू हे के जाने के बाद जिन डालिन ने कहा, आपकी बदौलत क्लोवाहॉर्न बीस्ट अब बहुत अच्छी तरह से बिक रहे हैं और बिक्री कई गुना बढ़ गई है। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आगे बढ़ो। मैं आपके स्पिरिट बीस्ट को हमारे स्टोर की एंडोर्समेंट गाय बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हम लिन चेन को लगा कि उसने गलत सुना है। क्या ये शुभंकर गाय नहीं है? लिन चेन को आश्चर्य हुआ तो जिन डालिन ने कहा, हम आपको ये काम मुफ्त में नहीं करने देंगे, हम आपको हस्ताक्षर बोनस के रूप में लगभग 800,000 का अग्रिम शुल्क देंगे, साथ ही 10,000 का अतिरिक्त मासिक बोनस भी देंगे। यह अनुबंध 4 वर्ष के लिए है। ये सुनकर लिन चेन तुरंत समझ गया। इस वर्ष की काउकिन प्रतियोगिता बहुत सफल रही और निश्चित रूप से यह अगले 4 वर्षों तक आयोजित होती रहेगी। मुझे क्या करना होगा? लिन चेन ने पूछा। ये सरल है, बस निकट भविष्य में हमारे कार्यक्रमों में आइए। जिन डालिन ने कहा, कल हमारे स्टोर में काउकिन चैंपियन के लिए 30% छूट की सेल शुरू होगी, आपको बस आना होगा। लिन चेन ने इसके बारे में सोचा, यह एक अच्छा सौदा था, इसलिए वह सहमत हो गया। ओह, हो सके तो कल इसे नहलाना ही बेहतर होगा। जिन डालिन को यह भी पता था कि बैल प्रकार के आत्मिक जानवरों को नहाना पसंद नहीं, उन्हें डर था कि इससे उन पर बुरा असर पड़ेगा। आखिरकार एक शुभंकर गाय होने के नाते उसकी कोई न कोई छवि तो होनी ही चाहिए। जियाओबाई को अपने बगल में देखकर वह बीच वाक्य में ही रुक गया और चाहा कि काश वह अपने शब्द वापस निगल पाता। कितना साफ सुथरा हलवाहा जानवर। इतने वर्षों से पशुपालन के व्यवसाय में रहने के कारण उन्होंने कभी भी इतना साफ सुथरा बैल प्रकार का जानवर नहीं देखा था। जिन डालिन और झू हे को विदा करने के बाद एक और आगंतुक आया, अप्रत्याशित रूप से ली गुवान, जो पहले भी आया था। ली गुवान ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, जिससे पता चला कि वह यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं आए हैं। लिन चेन ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और ली गुवान ने कहा, लिन, तुम प्रतिभाशाली हो, वास्तव में इतने शक्तिशाली हलसीन वाले जानवर को पाल रहे हो। लिन चेन ने विनम्र मुस्कान दी। फिर ली गुवान सीधे मुद्दे पर आ गया और पूछा कि लिन ने एक गैर आध्यात्मिक प्रणाली आत्मा जानवर को इस स्तर तक आत्मा शांति खुर की खेती करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, इसका उत्तर देना वास्तव में कठिन था। जियाओबाई मुख्य रूप से अपने दूसरे कौशल आत्मा शांति खुर के कारण आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित था। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की दृढ़ साधना इसकी बर्बर रक्तरेखा से उत्पन्न हुई। अंततः लिन चेन ने उससे कहा, परिश्रम, दवा का सेवन और हड्डी का सूप। लिन, तुम एक बात बताना भूल गई, प्रतिभा। ली गुवान ने जियाओबाई की ओर देखते हुए प्रशंसा की। ली परिवार के पास प्रचुर संसाधन थे, दवा या हड्डी के शोरबे की कभी कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा असाधारण हलसीन वाला जानवर नहीं देखा था। उसके बगल में बैठा नियू नियू ये सुनकर खुश हुआ। हम कल चले जाएंगे। यदि भविष्य में आप कभी सेलेस्टियल कैपिटल आएं, तो ली परिवार से मिलने के लिए आपका स्वागत है। सेलेस्टियल कैपिटल कैंगलिंग प्राचीन देश का सबसे बड़ा शहर है। यद्यपि यहाँ राजधानी की कोई अवधारणा नहीं है, फिर भी प्रमुख शक्तियाँ इसी शहर में स्थित हैं। कैंगलिंग प्राचीन देश में एक कहावत है, यदि आप दिव्य राजधानी में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ड्रैगन हैं या कीड़ा। ये कहावत सत्ता और व्यक्ति दोनों पर लागू होती है। जरूर, लिन चेन ने विनम्रता से जवाब दिया और उसे व्यक्तिगत रूप से दरवाजे तक ले गया। लौटने के बाद किन हाओ ने आश्चर्य से कहा, ली परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। लिन चेन ने चेतावनी दी, आम लोगों को प्रमुख पारिवारिक शक्तियों के साथ बहुत अधिक संपर्क से बचना चाहिए। कई युवांजी ने सहमति जताते हुए कहा, अधिकांश प्रमुख पारिवारिक शक्तियां बंद हैं और बाहरी एकीकरण के प्रति अनिच्छुक हैं। कुछ और बातें करने के बाद थके हुए सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए और गहरी नींद में सो गए। उस रात मनुष्य और पशु दोनों गहरी नींद सोए। प्रतियोगिता अंततः समाप्त हो गई और कल लिन चेन अंततः बैल राजा का हृदय प्राप्त कर सकेगा। ... अगले दिन लिन चेन और अन्य लोग अपनी जीत की रकम लेने के लिए सबसे पहले कैसीनो गए। हालांकि लिन चेन ने 20 के अंतर पर केवल 20,000 का दांव लगाया था, लेकिन उसने 380,000 जीत लिए, जिसमें से 500 दांव लिटिल फॉक्स के थे। ये तुम्हारा है, घर पहुंचकर मैं इसे वापस कर दूंगा। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को 9,500 दिए, जिससे वह खुशी से मुस्कुरा उठी। लिन चेन मुड़ा और जियाओबाई के लिए 10,000 निकालते हुए बोला, ये तुम्हारा इनाम है, मैं इसे अभी तुम्हारे लिए रखूंगा।
मुंह। जियाओबाई ने सिर हिलाया। पास खड़े किन हाओ ने धीरे से पूछा, भाई लिन, क्या तुम सचमुच उसे बाद में वापस कर दोगे? बिल्कुल, लिन चेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हालांकि उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। इसके बाद वे सुपीरियर बीस्ट पेट शॉप की ओर चल पड़े, जहां पहले से ही छूट का कार्यक्रम चल रहा था और लोग वहां खचाखच भरे हुए थे। लिन चेन जियाओबाई को टहलने के लिए ले गया, रास्ते भर उसकी प्रशंसा सुनी, लगभग पौराणिक शब्द सुना। कल की लड़ाई वाकई महाकाव्य कही जा सकती है। एक ने प्रतियोगिता से पहले बढ़त बना ली, दूसरे ने प्रतियोगिता के दौरान, फिर भी बराबरी नहीं कर पाए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जियाओबाई को ये केवल इसलिए कठिन लगा क्योंकि इसका स्तर बहुत कम था। सामाजिक मेलजोल के बाद उन्होंने 800,000 रुपये एकत्र किए। भाई लिन, इस बार तो तुम सचमुच बहुत पैसा कमा रहे हो, कई युवांजी ने ईर्ष्या से कहा। अब तक लिन चेन ने $1.2 मिलियन जमा कर लिए थे। हालांकि चैंपियनशिप में कोई पुरस्कार नहीं था, फिर भी लिन चेन ने सर्वश्रेष्ठ कौशल पुरस्कार और सबसे मजबूत लोकप्रियता पुरस्कार दोनों जीत लिए। प्रत्येक को 500,000 का बोनस मिला, जो कुल मिलाकर 2.2 मिलियन था। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, लिन चेन ने कहा। किन हाओ ने अविश्वास करते हुए कहा, भाई लिन, आप मजाक कर रहे हैं। ये 2.2 मिलियन है। लिन चेन ने समझाने के लिए रुककर कहा, क्या आप जानते हैं कि बैल राजा के हृदय के लिए सहायक सामग्री कितनी महंगी है? वे तीनों अचानक ज्ञान प्राप्त कर गए। प्रत्येक प्राथमिक विकास सामग्री मिश्रित सहायक सामग्रियों से मेल खाती है, और बैल राजा का हृदय एक शीर्ष स्तरीय बैल प्रकार विकास सामग्री के रूप में स्वाभाविक रूप से मजबूत सहायक की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह प्रभावी है। जियाओबाई ने भौहें सिकोड़ते हुए सुना। क्या ये पुनः प्रतिस्पर्धा कर सकेगा? ऐसा लग रहा था कि बीस्टमास्टर के पास नकदी की कमी है। पवित्र पशु, आत्माभक्षी बेल। इससे पहले भले ही ली जेन ने लिन चेन की मदद करने का वादा किया था, लेकिन लिन चेन उसका फायदा नहीं उठा सकता था। लिन चेन की एक बुरी आदत थी, अगर कोई बाहरी व्यक्ति होता तो वह जो भी ले सकता था, ले लेता था। लेकिन एक बार जब वह किसी से परिचित हो जाता तो उसे उससे कोई मांग करना मुश्किल हो जाता। शाम तक लिन चेन और उसके साथी आखिरकार ताई न्यू संस्थान पहुंच गए। लिन चेन के आने की खबर सुनकर झू ही जल्दी से वहां पहुंच गया। अगर डीन झू व्यस्त है तो हमें मनोरंजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन चेन ने देखा कि दूसरा व्यस्त था। बात बस इतनी है कि हमने जो प्रतियोगिता आयोजित की थी वह बहुत सफल रही, इसलिए बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हैं, झू ही ने हंसते हुए कहा और फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, आपका इनाम तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। इसके बाद झू ही लिन चेन को ताई न्यू संस्थान के अंदर ले गए। सार्वजनिक रूप से पुरस्कार न देने का कारण ये था कि बैल राजा के हृदय को सावधानीपूर्वक संरक्षित करने की आवश्यकता थी, तथा ये भी चिंता थी कि कोई इसके लिए उन पर हमला कर सकता है। आखिरकार बैल राजा के हृदय का बाजार मूल्य बहुत अधिक था, और ली परिवार जैसे शक्तिशाली परिवार के पास भी शायद इसका ज्यादा हिस्सा नहीं था। क्यों न मैं गिल्ड के सारे इनाम चेयरमैन ली को दे दूं? मुझे लिन चेन और उसकी टीम को नुकसान पहुंचने की चिंता है। झू ही को याद आया कि ली जेन अनुपस्थित थे और उसने ये योजना सुझाई, मैं बाद में यह बात जरूर फैला दूंगा। धन्यवाद चेयरमैन झू। लिन चेन ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े। झू ही मुस्कुराए, और जब वे ताई न्यू संस्थान के आंतरिक प्रांगण से गुजरे तो लिन चेन ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को देखा और उनके बगल में एक पेंटिंग थी जो कुछ हद तक जियाओबाई जैसी दिखती थी। भविष्य में हम नियमित रूप से काउ किंग प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हम इसे ब्लैक माउंटेन सिटी की सांस्कृतिक पहचान बनाने और यहाँ एक चैंपियन प्रतिमा बनाने की सोच रहे हैं, झू ही ने बताया। लिन चेन ने जियाओबाई की ओर देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आया कि चैंपियन प्रतिमा क्या होती है, इसलिए वह हैरान दिख रहा था। अंततः झू ही लिन चेन को बैल राजा का हृदय दिखाने ले गया। बैल राजा का हृदय लगभग 20 मीटर लंबा एक पौधा था, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह सबसे अधिक वहां पनपता है जहां बैल प्रकार के जानवर राजा पैदा होते हैं, जिससे इसे ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। इस बार ब्लैक माउंटेन सिटी द्वारा पाया गया नमूना अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित था। यहाँ बैल राजा के हृदय के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका है और कुछ सहायक सामग्रियों का संयोजन भी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं या झू यूजेन से मिल सकते हैं। झू ही ने सोच समझकर लिन चेन को एक पुस्तिका सौंपी। लिन चेन ने एक बार फिर अपना धन्यवाद व्यक्त किया। लिन चेन को इनाम दिखाने के बाद झू ही जल्दी से चला गया और लिन चेन झू यूजेन से मिलने चला गया।
कल जा रहे हो? जू यूजिन ने जियाओबाई को घूर कर देखा। ईमानदारी से वह वास्तव में आशा करता था कि लिन चेन रुकेगा ताकि वह जियाओबाई का अधिक ध्यान से अध्ययन कर सके। जियोक्सिंग शहर में जानवरों का ज्वार कम हो गया है। हम इतने लंबे समय से घर नहीं गए हैं और हमें वास्तव में इसकी याद आती है, लिन चेन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। वास्तव में आपको गए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, जू यूजिन समझ गया। लिन चेन कुछ देर और रुके और जू यूजिन के साथ कुछ अंतर्दृष्टि साझा की। जू यूजिन को इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वह हमेशा इस बात पर आश्चर्य करता था कि मवेशी इतने मेहनती होते हुए भी उन्नयन में इतने धीमे क्यों होते हैं। लिन चेन ने उन्हें बताया कि यह बैलों के स्वभाव से संबंधित हो सकता है। बैल आसानी से जिद्दी हो जाते हैं और अपने रास्ते पर अड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही सही मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगा, जू यूजिन ने गंभीरता से कहा। लगभग 2 घंटे तक बातचीत करने और भोजन करने के बाद जू यूजिन और जियांग यू ने उन्हें ताई नियू संस्थान से विदा किया। तुम क्या सोच रही हो? जू यूजिन ने जियांग यू से पूछा, क्या तुम सच में उसके प्यार में नहीं पड़ी? मैं सोच रही हूं कि क्या इसका प्लोगहॉर्न बीस्ट एक नई दिशा है या सिर्फ एक विसंगति है, जियांग यू ने विचारपूर्वक उत्तर दिया। यदि ये दिशा है तो भविष्य के प्लोहॉर्न जानवर भयानक रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं, यहां तक कि अधिकांश लड़ाकू पालतू जानवरों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि यह कोई असामान्य बात है तो यह अपनी तरह की एकमात्र बात होगी। अंतर महत्वपूर्ण है। ये सुनकर जू यूजिन ने सीधे कहा, मैंने भी इसके बारे में सोचा है, लेकिन इसका जवाब शायद तब तक नहीं मिलेगा जब तक जियाओबाई विकसित नहीं हो जाती। ... अगले दिन लिन चेन उठे और इस खबर की पुष्टि की कि जियोक्सिंग शहर वास्तव में फिर से खुल गया है। इस बार पुनः खोलने की गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी। नाश्ते के बाद लिन चेन और उसके साथी रुके नहीं और गेल बीस्ट पर सवार होकर जियोक्सिंग शहर वापस चले गए। वे दोपहर तक अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हालांकि यह उनकी कल्पना से अलग था। जियोक्सिंग शहर बहुत शांतिपूर्ण दिखाई दिया और वह युद्ध का मैदान नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। यहाँ वापस आकर उन चारों को बहुत आरामदायक महसूस हुआ। हालांकि ब्लैक माउंटेन सिटी में उनका प्रवास बुरा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने छोटे शहर को ही पसंद किया। वे सबसे पहले गिल्ड में गए और जैसे ही वे अंदर गए कई लोग लिन चेन को बधाई देने आए। दोनों शहर पास पास थे और इतनी बड़ी घटना स्वाभाविक रूप से तेजी से फैल गई। लिन चेन ने विनम्रता से उन्हें धन्यवाद दिया और ली जेन को खोजने के लिए कार्यालय में चला गया। तुम वापस आ गए। लिन चेन को देखकर ली जेन का चेहरा काला पड़ गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको नाराज किया है। लिन चेन हैरान था। ली जेन ने कहा, आपकी बदौलत हमारा पिछला अवशेष अभियान व्यर्थ चला गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन और भी उलझन में था, इसलिए ली जेन ने समझाया, ब्लैक माउंटेन सिटी प्लोहॉर्न जानवरों का क्षेत्र है और आपकी जीत के बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। अब एक दिव्य लोमड़ी को अनुबंधित करने के लिए जियोक्सिंग सिटी में कौन आएगा? इसका दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता, लिन चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ली जेन ने लिटिल फॉक्स की ओर देखा और कहा, आप इसे जल्द ही अनुबंधित क्यों नहीं करते और इसे एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित क्यों नहीं करते? इस बात का जिक्र सुनते ही छोटी लोमड़ी की पुतलियां चौड़ी हो गईं। प्रतीक्षा करना सचमुच कष्टदायक है। उद्धरण चिन्ह ... लिन चेन अवाक रह गया। प्रारंभिक अवस्था में बीस्टमास्टर के रूप में स्तर बढ़ाना बहुत धीमा है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनके पास केवल एक ही स्पिरिट बीस्ट होता है। एक बार जब वे स्तर 10 पर पहुंच जाते हैं और दूसरा स्पिरिट बीस्ट प्राप्त कर लेते हैं तो गति काफी बढ़ जाएगी। लिन चेन ने उसे इनाम के बारे में बताया और ली जेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि उसने सोच समझकर यह किया, वरना वास्तव में खतरा हो सकता था। तुम उस पर एहसान करोगे। प्रपशु आत्माभक्षी बेल भाग 2। मैं समझ गया। लिन चेन ने सिर हिलाया। इस समय ली जेन ने विषय बदल दिया और कहा, अगर यह जानवरों की लहर के लिए नहीं होता तो मैं भी व्हाइट को जानवर राजा के शावक के खिलाफ लड़ाई देखना चाहता था। मैंने सुना है कि इसने मौके पर एक सफलता हासिल की, लेकिन अंत में फिर भी हार गया। ये सुनकर व्हाइट ने अपना बैल सिर ऊंचा उठाया। वह लड़ाई वास्तव में संतोषजनक थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। मूलतः इसे मैड बुल नाम दिया गया था, लेकिन विस्फोटक बर्बर रक्तरेखा के दूसरे चरण के बाद इसे वापस दे दिया गया। मैंने पहले बीस्ट टैमर गिल्ड को शहर में लॉकडाउन का नोटिस जारी करते देखा था, लेकिन जब मैं वापस आया तो यह उतना गंभीर नहीं लगा जितना कि उम्मीद थी। वास्तव में
ली झेन ने कहा, इस बार सूचना प्रकार के बीस्ट मास्टर्स द्वारा जानवरों की बाढ़ का स्तर 5 बताया गया था, लेकिन जब ये वास्तव में फूट पड़ी तो ये कुछ भी नहीं के बारे में बहुत शोर जैसा था। ये भयंकर लहर मुश्किल से स्तर 5 तक पहुंची, इसे मुश्किल से स्तर 3 माना जा सकता है। हुआंग शियाओटिन बेचैन हो गया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जांच के लिए एक टीम ले ली। लिन चेन को जानवरों के ज्वार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अंत में ली जेन ने लिन चेन से कहा कि जब इनाम आएगा तो वो उसे बता देगा। फिर लिन चेन घर चला गया। घर से 1 महीने दूर रहने के बाद एक आदमी और 2 जानवरों की गति जितनी संभव थी उतनी तेज थी, लेकिन जब तक वे घर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। यार्ड का दरवाजा खोलते हुए वाइट और जियो होंग अंदर भागने के लिए इंतजार नहीं कर सके। लिन चेन ने घर पर नजर डाली और जल्द ही किन शाओसाओ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हिली ही नहीं, अभी भी वहीं बैठी पंखुड़ियां तोड़ रही हो। जब उसने लिन चेन को अंदर आते देखा तो उसने हैरानी से सक्रिय होकर कहा, लगता है तुम जीत गए। लिन चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। किन शाओसाओ उनके मानसिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और इस प्रकार उनकी भावनाओं का आकलन कर सकता था। इसमें वरिष्ठों का श्रेय भी शामिल है। लिन चेन बैठ गए और ब्लैक माउंटेन सिटी की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया। वह नहीं जानता था कि क्या किन शाओसाओ को इसमें रुचि थी, वैसे भी उसने बात नहीं की, और जब उसने सुना कि बर्बरीक रक्तरेखा के दूसरे चरण को सक्रिय करने के कारण वाइट जीत गया है, तो उसने बस एक कहा। लिन चेन के बोलने के बाद वह उठने ही वाला था कि किन शाओसाओ ने अचानक कहा, मैंने बहुत समय तक सोचा और एक स्पिरिट बीस्ट के साथ पुनः अनुबंध करने का निर्णय लिया। ... लिन चेन को लगा कि उसने गलत सुना है। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसने सही सुना था। ये सुनकर वह कुछ खुश हुआ। मनोविज्ञान कहता है कि जीवन के प्रति व्यक्ति का प्रेम कुछ फूलों या पालतू जानवरों को पालने में प्रकट होता है। यद्यपि आत्मिक जानवर इनसे भिन्न है, फिर भी आत्मिक जानवरों का प्रभाव बेहतर ही होगा। अपने दिल की गहराइयों से लिन चेन को उम्मीद थी कि किन शाओसाओ अतीत की छाया से बाहर निकलकर दूसरा जीवन जी सकेगा। आप किस तरह का चाहते हैं? लिन चेन ने पूछा। शायद किसी पौधे की प्रजाति, या आप मुझे कोई सुझा सकते हैं? किन शाओसाओ ने कहा, क्योंकि आत्मा जानवरों के बारे में उसका ज्ञान लिन चेन जितना व्यापक नहीं था। आखिरकार आत्मा जानवर इतने लंबे समय से विकसित हो रहे थे और कई पीढ़ियों को बदल चुके थे। मुझे सोचने दो। लिन चेन ने किताबें देखीं, खूब पढ़ा, लेकिन दिव्य आत्मा शरीर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार दिव्य आत्मा शरीर की क्षमता स्वयं में काफी मजबूत थी। आत्मा जानवर सहायक की तरह थे। दिव्य आत्मा शरीर के आत्मा पशु के लिए सबसे अच्छा मार्ग विश्व वृक्ष, एक पौधे प्रकार के आत्मा पशु के रूप में विकसित होना था। क्योंकि कुछ पशु प्रकार के आत्मिक पशु एक दिव्य आत्मिक शरीर की अपार आध्यात्मिक शक्ति को झेलने या उसका सामना करने में सक्षम थे। मैं चेयरमैन ली से किसी और दिन पूछूंगा। लिन चेन ने बीस्ट पेट शॉप जाकर उसे ढूंढने का विचार छोड़ दिया। किन शाओसाओ का दिव्य आत्मिक शरीर अभी शुरू ही नहीं हुआ था। हो सकता है कि उसने पहले ही महान सफलता प्राप्त कर ली हो। साधारण आत्मिक जंतुओं को एक बार संक्रमित होने के बाद मृत्यु की ओर वापस ले जाया जा सकता है, लेकिन यदि किन शाओसाओ उच्च स्तर पर पहुंचना चाहती थी तो उसे वास्तव में एक नए आत्मिक जानवर के साथ पुनः अनुबंध करने की आवश्यकता थी। आखिरकार इस युग में खेती की अनुमति नहीं थी। जल्दी से नहाने के बाद लिन चेन अपने बिस्तर पर लौट आया और एक आदमी, 2 जानवर गहरी नींद में डूब गए। घर लौटने पर नींद बहुत मीठी थी। ... अगले दिन लिन चेन को भोजन की गंध से जगाया गया। छोटी लोमड़ी सुबह जल्दी उठ गई थी, भोजन तैयार कर लिया था और सफेद ने अपना दैनिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। लिन चेन शर्मिंदा था, यह महसूस करते हुए कि वह जानवरों का मालिक घर में सबसे आलसी था। जियो होंग ने लिन चेन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और तभी उसे याद आया कि 9500 अभी भी उसे दिए जाने बाकी हैं। लो, लिन चेन ने पैसों का एक ढेर निकाला और उसे दे दिया। छोटी लोमड़ी ने इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत बेडरूम में भाग गई। अपने सिक्कों के डिब्बे को ढूंढा, उसमें पैसे को व्यवस्थित किया, फिर अच्छी तरह से स्वाद लेने के बाद खाने के लिए बाहर आ गई। लिन चेन ने ये देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। ये छोटी लोमड़ी वास्तव में थोड़ी कंजूस थी। कल दरवाजे में प्रवेश करते समय सबसे पहली चीज जो उसने की वह थी सिक्कों के बैंक की जांच करना। भले ही लिन चेन ने कहा कि किन शाओसाओ इसे नहीं लेगा, लेकिन वह निश्चिंत नहीं हो सकी।
लेकिन लोगों और जानवरों दोनों के लिए थोड़ी सी विचित्रता होना वास्तव में एक अच्छी बात थी, कम से कम इससे कोई अनावश्यक परेशानी तो नहीं होगी। खाने के बाद लिन चेन फिर से बाहर नहीं गया। अगले दिन गिल्ड में जाने से पहले एक दिन के लिए चुपचाप घर पर रहा। ली जेन से मिलते ही उनके पहले शब्द थे, आपका इनाम आ गया है। लिन चेन ये सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन ली जेन ने याद दिलाया, बेल राजा का हृदय संघ में ही छोड़ दिया जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इसे वापस ले सकते हैं, बशर्ते आपके घर में रहने वाला व्यक्ति अभी भी वहीं हो। किन शाओसाओ की उपस्थिति में डाकुओं का कोई डर नहीं था। तो मैं इससे पहले घर ले जाऊंगा। कृपया लोगों को बता दें कि यह वस्तु अभी भी संघ में है। लिन चेन ने बेल राजा के हृदय को पाने के बाद से उसे छुआ तक नहीं था और उसे सचमुच बेचैनी हो रही थी। ये काम कर सकता है। ली जेन ने मना नहीं किया, आखिरकार ये लिन चेन की सुरक्षा के लिए था। किन शाओसाओ की बात करें तो इस बार मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं, लिन चेन ने कहा। जब ली जेन ने सुना कि यह किन शाओसाओ के बारे में है तो उनका रवैया गंभीर हो गया। कोई यह कह सकता है कि ज्यूक्सिंग शहर के शीर्ष परिवारों में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो किन शाओसाओ को हरा सके, यहां तक कि वे तथाकथित पारिवारिक पुराने राक्षस भी। आखिरकार भले ही वे बूढ़े थे, वे किन शाओसाओ से बड़े नहीं थे। लिन चेन ने फिर किन शाओसाओ के एक आत्मिक जानवर के साथ पुनः अनुबंध करने के इरादे के बारे में बताया, और ली जेन ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुए और बोले, ऐसा लगता है कि उसने अपनी मानसिक स्थिति में कुछ समायोजन कर लिया है। लिन चेन ने भी सिर हिलाया और कहा, हमारे संघ में आत्मा जानवरों की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या आपके पास कोई पौधे प्रकार का जानवर राजा है? उसे एक दे दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जेन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आपको लगता है कि जानवर राजा गोभी की तरह आम है? कैप्टन हुआंग ने पहले कहा था कि हमारे संघ में आत्मा जानवरों की कमी नहीं है। जानवरों के राजाओं को पकड़ना आसान नहीं होता, उनमें आमतौर पर जबरदस्त आत्म चेतना होती है। वे या तो युद्ध में मारे जाते हैं या फिर शक्तिशाली जानवरों के सरदारों द्वारा मौके पर ही वश में कर लिए जाते हैं, ली जेन ने कहा। लिन चेन स्वाभाविक रूप से समझ गया और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसके साथ एक बरगद के पेड़ की आत्मा का अनुबंध नहीं किया जा सकता है ना? बरगद वृक्ष आत्माएं मूल पौधे प्रकार की आत्मा जानवरों में से एक है। हालांकि भविष्य में उनमें विश्व वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन कठिनाई बहुत अधिक है। किन शाओसाओ के पास एक दिव्य आत्मा शरीर है और संकुचन से बरगद वृक्ष की आत्मा की मृत्यु हो सकती है। वह एक हीरो है, इसलिए इसे इतनी लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे सोचने दो, ली जेन ने सोचा। वास्तव में यदि किन शाओसाओ की पहचान उजागर हो जाती तो ज्यूक्सिंग शहर के सभी महान परिवार उसके लिए एक अच्छा आत्मा जानवर ढूंढने को तैयार हो जाते। लेकिन मुद्दा यह था कि इससे किन शाओसाओ का धीरे धीरे शांत हो रहा दिल परेशान हो जाएगा। आखिरकार इन ताकतों द्वारा किन शाओसाओ को अपने पक्ष में करने का मूल कारण निस्संदेह उसे अपने साथ शामिल करना है। काफी देर तक सोचने के बाद ली जेन अचानक खड़े हो गए और बोले, मैं लगभग भूल ही गया था, आप नीलामी की जांच कर सकते हैं। लिन चेन को स्पिरिट बीस्ट्स खरीदते समय महिला सेल्स असिस्टेंट से यह बात याद आई कि ज्यूक्सिंग सिटी में हर महीने नियमित नीलामी होती है, जिसमें उच्च श्रेणी के स्पिरिट बीस्ट्स, अमृत आदि की नीलामी होती है। आखिरकार केवल नीलामी में ही ऊंची कीमत पर बिक्री हो सकती है। नीलामी घर लगभग हर शहर में है और कुछ शहरों में तो कई हैं, जो भी एक कारण है कि उच्च श्रेणी के स्पिरिट बीस्ट्स नागरिक बाजार में नहीं आते हैं, क्योंकि बंस बाजार में आने से पहले ही अंदरूनी लोग खा लेते हैं। ज्यूक्सिंग शहर में नीलामी के लिए वित्तीय जांच की आवश्यकता होती है, जो बहुत अधिक नहीं होती, लगभग 5 लाख, लेकिन आम लोगों के लिए ये कुछ चुनौतीपूर्ण है। ली जेन ने एक सहायक को बुलाया, जो अंदर आया और आश्चर्य से बोला, अध्यक्ष आमतौर पर नीलामी में भाग नहीं लेते हैं, है ना? बस वही कहो जो तुम्हें बताया गया है, इतने सारे सवाल क्यों हैं? ली जेन स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें किन शाओसाओ शामिल था। सहायक ने ली जेन के स्वभाव को समझा और कहा, हाल ही में नीलामी में पर्चे भेजे गए थे। मैंने उन्हें आपकी मेज पर फेंक दिया था, शायद परसों। फिर उन्होंने खोजबीन शुरू की और अंततः उन्हें कचरे के ढेर में पाया। इसके बाद ली जेन ने सहायक से कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। पुरुष वास्तव में पुरानी चीजों की बजाय नई चीजों में रुचि रखते हैं। सहायक ने लिन चेन की ओर देखा, आह भरी और चला गया। लिन चेन का मुंह फड़क उठा। उसके शब्दों से लिन चेन को थोड़ा उबकाई क्यों महसूस हुई। फ्लायर को सीधा करने के बाद उन्हें वास्तव में एक पौधे प्रकार का आत्मा जानवर मिला।
आत्माभक्षी बेल, पवित्र जानवर। स्तर 13, नीलामी में नहीं बिका 8 बार। स्तर बहुत कम है। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह दिव्य आत्मा शरीर से आने वाली प्रतिक्रिया का सामना नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं, ली झेन ने कहा, इस प्रकार का आत्मिक जानवर दुर्लभ है, इसलिए शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो ज्यादातर लोग इसे राक्षस जानवर ही कहते हैं। अगर मैं कोई दूसरा नाम बताऊं तो शायद आप समझ जाएं। इसे आत्मा भक्षण करने वाली बेल भी कहा जाता है। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन चेन को याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, वास्तव में यही है। संपर्क टॉस।